मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 3 पेपर 1 क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट 1 में पिछली क्लासेस तक मैंने पढ़ाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तथा इसको किस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। आज हम अध्ययन करेंगे कॉम्पटन प्रभाव का। बेसिकली अगर हम ये देखें तो हमें सबसे पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि कॉम्पटन प्रभाव की क्या आवश्यकता हुई। कॉम्पटन प्रभाव की पहली बात यह आवश्यकता हुई कि इस प्रभाव को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाई थी। क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रभाव को बहुत आसानी से समझाया गया। दूसरा, क्वांटम मैकेनिक्स में जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों से प्रकीर्णन किया जाता है तो इन विकिरणों के कण प्रतिरूप का सत्यापन भी किया गया। सर्वप्रथम 1922 में कॉम्पटन के द्वारा एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया। उस एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में यह देखा गया कि जब लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की एक किरण किसी भी हल्के तत्व जैसे कार्बन से यदि प्रकीर्णित होती है तब प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्घ्य एक्स किरण की प्राप्त होती है। एक की तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, जबकि दूसरी एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से थोड़ी अधिक प्राप्त होती है। यही प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। हालांकि हम कॉम्पटन ने 1922 में जब इस प्रयोग को किया तो उसने यह भी कंसीडर किया कि एक्स किरण की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि जो हल्के तत्व हैं, जैसा यहाँ हमने कार्बन को काम में लिया है, इनका शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। कॉम्पटन ने अपने उपकरण में इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए अपना जो प्रायोगिक उपकरण की व्यवस्था थी उसको हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। देखिए, यहाँ हमारा एक एक्सरे सोर्स है जिससे एक्स किरणें निकल रही हैं। इन एक्स किरणों को हमने एक स्लिट के माध्यम से इस ग्रेफाइट कार्बन के एक हल्के तत्व ग्रेफाइट पर हमने आपतित कराया है, जिससे ये प्रकीर्णित होती है और प्रकीर्णित होकर ये दूसरी स्लिट S2 के माध्यम से इस एनालाइजर क्रिस्टल पर गिराया जाता है या आपतित किया जाता है और उसके बाद इसको इस तरह से सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखा जाता है। ये एक इसका प्रायोगिक अरेंजमेंट है। इसमें कंसीडर किया गया था कि हमारे पास एक्स किरण स्रोत जो है उससे हमारे पास हम यहाँ से एक वर्णीय एक्स किरण पुंज को इस स्लिट S1 से गुजारते हैं। इसको स्लिट S1 से गुजारने के पश्चात इस ग्रेफाइट को, जिसको हमने G से प्रदर्शित किया, ग्रेफाइट के ब्लॉक G पर हमने इसको आपतित किया है। इस आपतित एक्स किरण का ग्रेफाइट क्रिस्टल से सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है। जो भी हमारे पास इस दिशा में एक्स किरण प्रकीर्णन के पश्चात इस दिशा में जो एक्स किरण जा रही हैं वो किरणों को हम कहेंगे कि ये आपतन की दिशा से फाई दिशा में या फाई प्रकीर्णन कोण बनाती हुई जो भी किरणें जा रही हैं उन किरणों को हम स्लिट S2 से गुजारते हैं, जैसा कि चित्र में भी आप देख पा रहे हैं। S2 से गुजारने के पश्चात ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के विश्लेषक क्रिस्टल पर इनको गिराया जाता है। इस विश्लेषक क्रिस्टल से परावर्तित एक्स किरण आयनन प्रकोष्ठ में प्रवेश करती है। इस कक्ष में आयनन से उत्पन्न धारा का मापन, यह जो बाह्य परपथ हमने बनाया है, इस बाह्य परपथ में इस माइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रकीर्णन कोण क्रिस्टल को घूर्णित कर परिवर्तित किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर इसको एनालाइजर क्रिस्टल जो है इसको यदि हम चेंज कर दें या हम इस आपतित यहाँ पर इस ग्रेफाइट के ब्लॉक की पोजीशन को बदल दें तो प्रकीर्णन कोण को बदला जा सकता है। तो प्रकीर्णन कोण क्रिस्टल को घूर्णित कर परिवर्तित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में
हम अलग अलग फाई एंगल पर इसमें माइक्रोमीटर में प्राप्त धारा का मापन करते हैं। ग्रेफाइट ब्लॉक या मॉलिब्डेनम की के अल्फा लाइन का उपयोग करके हमने ये जो प्रकीर्णन कोण फाई था, जिसको हम इस क्रिस्टल को घुमाकर घूर्णित कर बदल सकते हैं, और इस माइक्रोमीटर में प्राप्त धारा के मान के मध्य हमने वक्र खींचे। इन वक्र को भी हमने प्रदर्शित किया है। ये वक्र हमारे इस प्रकार से हैं। इन वक्र को हमने देखा कि यदि मान लो हम यह माने कि x अक्ष पर हमने लैम्डा लिया कि कितना परिवर्तन हो रहा है एक इनिशियल जो इंसिडेंट लाइट की रे है, एक्स रेज हैं, और जो हमारी स्कैटर्ड होने के पश्चात एक्स रेज हैं, उसका वेरिएशन लिया हमने, और वाई एक्सिस पर हमने सापेक्षिक तीव्रता को कंसीडर किया। प्रारंभ में हमने देखा कि अगर हम अलग अलग, जब हम फाई इज इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब जब ग्रेफाइट का ब्लॉक से जो भी प्रकीर्णित एक्स किरणें हैं, यदि यह फाई हमारा 0 है, अर्थात यह इसी दिशा में निकलता है, एनालाइजर इसी दिशा में यदि हम देखें, तो हमारे पास कर्व इस प्रकार का प्राप्त होता है। इसका क्या मायने है? इसका यह मायने है कि हमें जो भी आपतित एक्स किरण है इस ग्रेफाइट से के ब्लॉक से प्रकीर्णित होने के पश्चात उसके हमें 2 एक्स किरणें नहीं मिलती हैं, अर्थात कॉम्पटन प्रभाव हमें नहीं मिलता है। ये हमें इस कर्व को देखने के पश्चात भी पता चलता है, क्योंकि हमें एक ही यहाँ पर वेव दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम इस प्रकीर्णन कोण को बदलते हैं, हमने फाई से इसको 0 से 45 डिग्री किया, तो हमने देखा कि हमारे पास पहली वेव यहाँ है और दूसरी वेव यहाँ है, अर्थात प्रकीर्णन के पश्चात एक्स किरणें हमारी 2 एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। एक एक्स किरण की पीक यहाँ पर है, दूसरे एक्स किरण की पीक यहाँ पर है। इसका मतलब इनमें चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हमने फाई का मान 45 डिग्री से 90 डिग्री किया, हमने देखा कि डेल्टा लैम्डा का मान और बढ़ गया, अर्थात दोनों प्रकीर्णित एक्स किरणों में एक का मान तो सदैव ही आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ के बराबर था, परंतु दूसरी एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन कोण के मान बदलने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, परिवर्तित होती चली जा रही है। जैसे ही हमने फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल किया, हमें देखिए ये परिवर्तन इतना अधिक हो गया, और फाई इज इक्वल टू 135 डिग्री किया, इन दोनों एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन इतना हो गया। हम इस चीज को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें फाई के अलग अलग मान के लिए डेल्टा लैम्डा का मान भी हमें अलग अलग मिला है। यह हमने क्या खींचा है? डिस्प्लेसमेंट इन वेवलेंथ एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा लाइन फॉर स्कैटर्ड मॉलिब्डेनम बाय द कार्बन। अगर मान लो हम ये जो चित्र हमने विभिन्न प्रकीर्णन कोणों पर कार्बन द्वारा प्रकीर्णित मॉलिब्डेनम की के अल्फा रेखा के लिए तरंगदैर्ध्य में विस्थापन को प्रदर्शित करता है। यदि इस परिणाम से विकिरण के दोनों तरंगदैर्ध्यों के उच्चस्तों के मध्य जो पीक्स हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पीक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वन पीक द अनदर पीक, सिमिलरली हियर द वन पीक, हियर द अनदर पीक, यदि हम इन पीक के मध्य विस्थापन को ऑब्जर्व करें, तो यह विस्थापन जब एनालाइज किया तो इसको निम्न गणितीय सूत्र के द्वारा व्यक्त किया गया। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0.0242 इंटू 1 माइनस कॉस फाई एंगस्ट्रम। फाई यहाँ पर जो है वो प्रकीर्णन कोण है। यह एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया था 1922 में कॉम्पटन के द्वारा। अब हम कंसीडर करेंगे कि क्लासिकल थियरी क्यों क्वांटम इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझा पाई।
हम ये जानते हैं कि कॉम्पटन प्रभाव के स्पष्टीकरण को चिरसम्मत विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सका। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के समान होगी, परंतु कॉम्पटन प्रयोग में प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक पाई गई। यह अधिक क्यों पाई गई, इसका स्पष्टीकरण चिरसम्मत विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सका? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार यह देखा गया कि जब न्यू आवृत्ति की एक्स किरण किसी परमाणुक इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है तो वो इलेक्ट्रॉन समान आवृत्ति से दोलन करने लगते हैं। जब समान आवृत्ति से दोलन करने लगते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रॉनों द्वारा विभिन्न दिशाओं में समान आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय किरणें ही प्रकीर्णित होनी चाहिए। इस वजह से प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य सदैव ही आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के समान होनी चाहिए, जबकि 1922 में कॉम्पटन द्वारा किए गए प्रयोग में यह पाया गया कि प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक थी। इस चीज को चिरसम्मत सिद्धांत नहीं समझा पाया, इसलिए इसको कह दिया गया कि कॉम्पटन प्रभाव चिरसम्मत भौतिकी में नहीं समझा पाते हैं। अब कॉम्पटन इफेक्ट को क्वांटम थियरी से किस प्रकार समझाया गया, इसको हम कंसीडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट फ्रॉम क्वांटम थियरी, क्वांटम सिद्धांत से कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या। क्वांटम सिद्धांत से कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या के लिए कॉम्पटन ने इस प्रयोग को 1922 में किया, इसका एक्सप्लेनेशन 1923 में दिया। कॉम्पटन के अनुसार यह माना गया कि जितनी भी एक्स किरणें हैं या जो एक्स किरण हम इस प्रयोग में काम में ले रहे हैं वो एक्स किरण फोटोन से मिलकर बनी है, और फोटोन की जो ऊर्जा है वह कैसी ऊर्जा होती है? क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को हम E = NH न्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर न्यू जो है वो फोटोन की आवृत्ति है, n एक इंटीजर है, h प्लैंक नियतांक है। दूसरा कारण कंसीडर किया गया, कॉम्पटन प्रभाव में एक कण फोटोन है और दूसरा जो कण हमने लिया वह लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को कॉम्पटन प्रभाव में एक प्रत्यास्थ टक्कर के रूप में देखा जाता है। प्रकीर्णन से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हुआ यह इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसकी ऊर्जा इसकी स्कैटरिंग डायरेक्शन पर, प्रकीर्णन दिशा पर निर्भर करती है। तीसरा जो कारण कंसीडर किया गया वह यह था कि जब हम एक्स किरण फोटोन की और मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रत्यास्थ टक्कर कंसीडर करते हैं तो जब एक्स किरण फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो डेफिनेटली आवश्यक रूप से फोटोन की ऊर्जा का क्षय होता है, और ये जो ऊर्जा का क्षय होगा फोटोन के द्वारा उस ऊर्जा को मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा लाभ है वह फोटोन की ऊर्जा हानि के बराबर होता है, और इस ऊर्जा हानि के कारण प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन से कम हो जाती है और प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति में कमी हो जाती है। और जितनी भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात फोटोन की ऊर्जा में हानि, उसी मात्रा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर निकल जाता है प्रकीर्णित फोटोन की दिशा के साथ थीटा कोण बनाकर। उस इलेक्ट्रॉन को हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्पटन प्रभाव को समझा दिया गया। अब कॉम्पटन प्रभाव में जब हमने यह ऑब्जर्व किया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम
मैकेनिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट को आसानी से समझाया जा सकता है, तो अब हमने इसकी गणितीय विवेचना की। इस गणितीय विवेचना को अगली क्लास में करेंगे।